अस्सलाम वालेकुम। मल्टी बैगर सीरीज़ में जो हमारी अगली कंपनी है वो है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब एक कमर्शियल बैंक है, जिसे हम लोकल बैंक भी कह सकते हैं, पाकिस्तान का ओरिजिनल लोकल बैंक। और आपको पता है कि कमर्शियल बैंक का जो बिज़नेस होता है वो डिपॉज़िट बेस होता है। बैंक कोई बिज़नेस नहीं करता, ये एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो लोगों से डिपॉज़िट लेके उस पे प्रॉफिट जनरेट करके ख़ुद भी कमाता है और लोगों को भी देता है। हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि जो करंट अकाउंट है उसमें ज़्यादा पैसा रखा जाता है, सेविंग अकाउंट को एज ए इंटरेस्ट बेस यानी कि हराम बेस समझा जाता है। लेकिन हम कमर्शियल बैंक के लिहाज से बात करेंगे तो कमर्शियल बैंक जो है उसका सर्वाइवल सिर्फ़ और सिर्फ डिपॉज़िट पे है। लोगों के डिपॉज़िट जो होते हैं उसी पे सिर्फ उसकी साख्त खड़ी है, वो उसका बिज़नेस खड़ा है, उसकी सर्विसेज खड़ी हैं। अब सबसे पहले हम अगर बैंक की 52 वीक के लो पे जाएं और हाई पे जाएं तो हमारे पास जो बैंक का 52 वीक का जो लो है ना वो है 92.15 और जो इसने हाई रिसेंटली लगाया है वो है 214 रुपये का, 214 का। अच्छा, इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन मैंने जितने भी बैंक अभी तक जितने भी कंपनीज़ को रिसर्च किया है, जितने भी बैंकों को रिसर्च किया है, उसमें सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट अगर मेरे पास निकल के आता है तो वो बैंक अल हबीब का है और ये फ्री फ्लोट है तकरीबन 70% का, जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें हमारे लिए एक पॉजिटिविटी है और एक नेगेटिविटी है। जो पॉजिटिविटी हमारे पास आती है वो ये आती है कि इन फ्यूचर जब बैंक का बिज़नेस बहुत बढ़ जाएगा तो वो इन फ्यूचर जाके अपने शेयर्स को बाय बैक करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, ग्राउंड पे बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारा डिपॉजिट है, जो मैं आगे आपको जाके आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूँगा। अब जो 70% का फ्री फ्लोट है, जब कंपनी इसको बाय बैक करने जाएगी तो इसके शेयर प्राइस में खुद ब खुद इजाफा हमें देखने को आएगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करने जाती है तो उसमें अच्छा खासा इजाफा होता है। तो इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कि जी कंपनी के बैंक का बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट है, इसको पॉजिटिव सेंस में लें क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है। आगे हम चलते हैं इसकी पीआई रेशो के ऊपर। अच्छा, ये जो पीआई रेशो होती है ना बैंकों की, वो आम तौर पर हमें 6-7 मिलती है। इसकी पीआई रेशो कम है, इसी वजह से ये 150 से एक अचानक उठा और 214 पे चला गया, जबकि इसका रिजल्ट भी कोई इतना खास डिविडेंड नहीं आया, कोई इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड नहीं दिया, बहुत नॉर्मल सा डिविडेंड दिया जो कि तमाम अक्सर बैंक दे रहे हैं अपनी एक खास रेशो के लिहाज से। लेकिन इसकी पीआई रेशो तकरीबन दूसरे बैंकों से अगर मैं कंपेयर करूं तो थोड़ी कम है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि इसकी पीआई रेशो भरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे पास। दूसरी तरफ चले तो इसका फाइनेंशियल ईयर जो हमारे पास एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अब इसके जो सबसे अच्छी बात है हमारे पास इस बैंक की, ये क्वार्टरली डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले 2 सालों से ये क्वार्टरली पे कर रहा है और जो कि इन्वेस्टर लवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि बेसिकली इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग होते हैं ना स्टॉक मार्केट के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको हर कंपनी साल में 4 दफ़ा डिविडेंड पे करती है, जो कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली 2 साल से ये काम कर रही है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। अच्छा, हर कंपनी अपने रिज़ल्ट के बाद हर क्वार्टर में एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट जारी करती है। उस ट्रांसमिशन रिपोर्ट के अंदर कंपनी का सारा फ्यूचर आउटलुक होता है। अगर किसी ने कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अपने फिंगर टिप्स पे लेकर आना है, तो उसे सिर्फ एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट पढ़नी होगी। अब कोई कंपनी ट्रांसमिशन रिपोर्ट 100 सफ़ों की बनाती है, कोई 1000 सफ़ों की बनाती है, कोई 50 सफ़ों की बनाती है, लेकिन उसमें जो काम के सफ़े होते हैं वो 3-4 होते हैं। अगर आपने उन 3-4, मैं अपनी हर वीडियो में उन्हीं 3-4 पेजेस को हाईलाइट कर रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस 3-4 सफ़ों को गौर से पढ़ लें, एक फ्यूचर आउटलुक पढ़ लें, एक अनकंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन वाला रिजल्ट पढ़ लें, आपके फिंगर टिप्स पे कंपनी आ जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाईलाइट की हैं कि ये कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है और करंट पोजीशन क्या है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इसका जो डिपॉजिट है ना वो इंक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर में, यानी कि पिछले क्वार्टर में, यानी कि 2025 की अगर हम बात कर लें तो उसमें हमारे पास डिपॉजिट जो है वो 2.48 ट्रिलियन रुपीस पे जा चुका है। इसका डिपॉजिट इतना बड़ा डिपॉजिट हो चुका है। अच्छा, पिछले साल से इसको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि 2024 दिसंबर तक इसका कितना था, तो वो था $2.28 ट्रिलियन। उससे तकरीबन 10 to 20% इजाफा हमें इसके डिपॉजिट में देखने हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा डिपॉजिट बैंक के पास होगा, बैंक उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बैंक का जो बिज़नेस है वो बेस ही डिपॉजिट पे कर रहा है। आम पब्लिक के डिपॉजिट पे ही उसका बिज़नेस चल रहा है सारे का सारा। अब हम नज़र दोहराते हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितनी की। जो इसके पास डिपॉजिट पड़े थे 2.48 ट्रिलियन के, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी की गई? 1.92 ट्रिलियन रुपीस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, यानी कि लोन्स दिए, गवर्नमेंट को दिए और अदर लोगों को दिए
बहुत सारी जगहों पे ये लोन्स दिए जाते हैं और बैंक चलता ही लोन्स के ऊपर है ज़्यादातर। तो 1.92 ट्रिलियन रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किया एज अ लोन की सूरत में। अच्छा, उस पे जो मुनाफा बनाया वो 40 अरब रुपए का बनाया, तकरीबन 39.08 बिलियन रुपीज़ बनाए बिफोर टैक्स। अभी इस पर टैक्स नहीं लगा। अब आपको जान के हैरानगी होगी कि आप और मैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कैपिटल गेन की सूरत में, वो 15% होता है, 15%। जबकि बैंकों पे, इंडस्ट्री पे, जो लार्ज स्केल कंपनीज़ हैं उन पे टैक्स जो है वो 50% है। इसी वजह से हमारे पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, वो हमेशा लॉस शो कर रही होती हैं, क्योंकि इतनी तो उनकी कमाई नहीं होती जितना उन पे टैक्स लग जाता है। तो बैंकों पे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि ये कमाते भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स लगने के बावजूद, यानी कि 50% इसके मुनाफे के ऊपर टैक्स है बैंकों के ऊपर। जितने भी बैंक्स हैं वो अपना 50% टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करते हैं। तो टैक्स अदा करने के बाद जो इनके पास खालिस मुनाफा बचता है 19.32 बिलियन रुपीज़। फिर भी 20 अरब रुपए बैंक ने खालिस मुनाफा कमाया है। अब इस खालिस मुनाफे में से वो अपने सेविंग अकाउंट्स के जो चंद एक अकाउंट्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर सेविंग अकाउंट्स में पैसा नहीं रखते, वो ज़्यादातर करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो वो भी अदा करने के बाद भी बैंक को अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के बैंक्स पूरी दुनिया के बैंकों से ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा खुशहाल है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुशहाल हैं। अब बैंक की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं कि बैंक ग्रो कितना कर रहा है। भाई फ्यूचर आउटलुक कितना है, कंपनी का फ्यूचर कितना सेफ़ है। करंटली तो बहुत सेफ चल रहा है, अब फ्यूचर भी ज़रा इसकी नज़र दुहरा लेते हैं। तो बैंक की अभी तक जो ब्रांचेस खुली हुई हैं ना पूरे मुल्क में, वो हैं 1267, 1267 ब्रांचेस इस वक्त काम कर रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा, इसमें एक इस्लामी टच भी आता है कि बैंक जो है वो अपने आप को इस्लामी करने की कोशिश करें, क्योंकि मिज़ान बैंक को इस्लामी तरक्की करते देखते हैं, तो ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा इस्लामी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस्लामी सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं कि इस्लाम की सूरत में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आ जाए। तो बैंक की जो इस्लामी ब्रांचेस काम कर रही हैं ना, जो नॉन कमर्शियल सेंस में आ जाती हैं, वो हैं 319 ब्रांचेस। अभी तक इन्होंने 1267 ब्रांचेस में से 319 को प्योरली इस्लामिक ब्रांचेस कर दी है। और इसमें से हैरानगी की बात यह है कि एक बैंक जो है वो सिर्फ लोकली पाकिस्तान में काम नहीं करता, ये इंटरनेशनल भी काम करता है। और इसकी 2 ब्रांचेस अभी तक दुनिया के डिफरेंट ममालिक्स में, जिसमें यूके और दुबई, दोनों में एक एक ब्रांच खुली हुई है। और ये फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के लिहाज से भी यूज़ होती है और बहुत सारी और दूसरे कामों के लिए भी यूज़ होती है। अब हम बैंक के जो रिज़ल्ट है ना, जो इस बार का रिज़ल्ट आया उसकी तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट देखने का जो बेसिक तरीका होता है ना, वो आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना होता। सिर्फ उसका कैश एंड बैलेंस देखें, उसके एसेट्स देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, उसके राइट ऑफ शेयर्स देखें, उस पर डेट देखें, उसके अदर एसेट्स देखें। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी नहीं है लायबिलिटीज़। उसके एम्प्लॉयज़ और उसकी छोटी मोटी चीज़ें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैश एंड बैलेंस और नेट एसेट देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो मैं अपनी इस स्लाइड्स में हाईलाइट कर देता हूँ, आप उसको जूम करके देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ रिज़ल्ट पढ़ना इतना आसान है कि 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, आपके सामने सारी की सारी बोरिंग्स आ जाएगी, सारे के सारे डिपॉजिट आ जाएंगे, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी कि कंपनी में कोई डेट तो नहीं चल रहा, कोई नेगेटिविटी चीज़ तो नहीं चल रही इस बैंक में। अब हम चलते हैं जो इस बार का रिज़ल्ट आया। इस बार के रिज़ल्ट में जो इसने फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास जो EPS आई थी ना, वो इसकी आई थी 9 रुपीज़, अराउंड 9 रुपीज़ की EPS आई थी। थोड़ी सी EPS इस क्वार्टर में आके पिछले क्वार्टर की निस्बत कम हुई है, और इस बार की जो EPS आई है वो 8.2 रुपीज़ आई है। पिछले क्वार्टर में ये थी 9.19, यानी कि 1 रुपये की तकरीबन कम से कम कमी आई है इसके दोनों रिज़ल्ट को अगर कंपैरेटिवली करें, फर्स्ट क्वार्टर के भी और सेकंड क्वार्टर के भी रिज़ल्ट को। टोटल EPS जो हमारे पास बनती है वो बनती है 17.39 रुपीज़, यानी कि 2 क्वार्टर में बैंक ने तकरीबन 17.39 रुपये कमा लिए हैं। उसमें से 3.5 रुपये का डिविडेंड पहले क्वार्टर में दिया और 3.5 रुपये का डिविडेंड इस क्वार्टर में दिया। टोटल ये बन गए 7 रुपये, यानी कि 17 रुपये जो कमाए हैं कंपनी ने, उसमें से 7 रुपये उसने अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर लिए हैं और 10 रुपये उसने अपने बैंक बैलेंस में डाल दिए हैं। तो ये सिंपल सा रिज़ल्ट है, सिंपल से तरीके से पढ़ेंगे आपके फिंगर टिप्स पे सारी की सारी कंपनी आ जाएगी।
अब थोड़ी सी हम नज़र दोहराते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि बैंक सालाना बुनियादों पर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 2024 का रिज़ल्ट अगर देखें, अभी 2025 से हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली कर लेते हैं क्योंकि 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। उन 2 क्वार्टर्स में इसने तकरीबन बैंक ने 17 रुपये कमा लिए हैं। अब हम सालाना बुनियादों पे चलते हैं और इसको कंपेयर करते हैं 2024, 23 और 22 के साथ। तो 2024 में पूरे साल में बैंक ने कमा 35.87 रुपीज़, 35 रुपये कमाए बैंक ने। और 2023 में ये पैसे थे 31 रुपये कमाए। और 2022 में इसने तकरीबन अराउंड 15 रुपये कमाए। तो हम देख रहे हैं, ये पैटर्न देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली बैंक के प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। पिछले 2-3 साल तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छे गुजरे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। अब कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है लेकिन उस तरह प्रॉफिट कम नहीं हो रहे। उसकी वजह मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्यों प्रॉफिट नहीं कम हो रहे। उसकी बेसिक वजह यह है कि इनको एक नया बिज़नेस मिला है और वो बिज़नेस है रेमिटेंसेस का। हर बैंक अपनी एक अलहदा ब्रांच बना रहा है, उसी अपनी बैंक की ब्रांच के साथ एक छोटी सी शाख खोल रहा है जिसमें वो रेमिटेंसेस को कवर कर रहा है। पहले जो रेमिटेंसेस होती थी वो ज़्यादातर जो आती थी वो ये एजेंट के ज़रिए आती थी, हवाला हुंडी के ज़रिए आती थी। लेकिन जब से ये डॉलर पे क्रैकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा बैंकों को कि आप अब रेमिटेंसेस इकट्ठे करेंगे। तो अब बहुत सारी जो रेमिटेंसेस हैं बाहर के मुल्कों से जो आ रही हैं, जो तकरीबन अराउंड $40 बिलियन के अराउंड जा चुकी हैं हमारी रेमिटेंसेस और आगे इससे ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, वो सारे का सारा बिज़नेस जो है वो ये छोटी छोटी एक्सचेंजेस से उठ के बैंकों के पास चला गया। और बैंक इस पे प्रॉफिट भी दे रहे हैं, छोटी मोटी ऑफर्स भी दे रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है इन फ्यूचर कि बैंकों का प्रॉफिट कम नहीं होगा, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम चलते हैं कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ। अब कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है और उसकी स्पॉट डेट है 2 सितंबर यानी कि मंगल वाला दिन, यानी कि कल का दिन हमारे पास आएगा। और एक्स डेट हमारे पास आती है 3 सितंबर को। अब मैं स्पॉट और एक्स डेट को बार बार हर वीडियो में डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए चीज़ कि स्पॉट डेट वो डेट होती है कि कंपनी कहती है कि इस दिन आपके पोर्टफोलियो में मेरे शेयर रहने चाहिए। बेशक आप एक्स डेट वाले दिन उन शेयर्स को सेल कर दें, उससे कोई सरोकार नहीं होगा, आपका डिविडेंड कंफर्म हो जाएगा और वो सीधा आपके बैंक में पहुंच जाएगा। लेकिन स्पॉट वाले दिन शेयर्स को सेल नहीं करना अगर आप इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा अपना क्रिटिकल एनालिसिस दूंगा क्योंकि मैंने जो पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की और बैंक ऑफ खैबर की, ये उनके साथ ना को रिलेट कर रहा है ये वाला बैंक। हमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है, बैंक ऑफ खैबर ने भी 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है। तो मैं उन दोनों को कंपैरेटिवली ज़्यादा अपने प्रेफर में रखूँगा कि वो वाले डिविडेंड मैं लूँगा क्योंकि इसकी जो करंट प्राइस हमारे पास है वो 191 के अराउंड है और 3.5 रुपये का डिविडेंड है। इसी मुकाबले में अगर मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को देखूँ, उसकी प्राइस है 78 के अराउंड और उसने भी 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो मैं डिविडेंड यील्ड को अपनी मद्देनज़र रखते हुए बैंकल हबीब का डिविडेंड नहीं लेने जाऊंगा। ये सिर्फ मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि इन फ्यूचर बैंकल हबीब में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको कोई उसमें कबाहत ना हो। लेकिन जो डिविडेंड के लिए मैं जाऊंगा वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और बैंक ऑफ खैबर की तरफ जा रहा हूँ। इसका मैं डिविडेंड नहीं ले रहा क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड मेरे लिए बहुत कम हो चुकी है। अब जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है कि क्या हम इसको अब इसकी फेयर प्राइस पे बाय कर रहे हैं जो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं। हमने तो पुरानी एंट्रीज़ ली हुई हैं, इसको 150 में भी ख़रीदा हुआ है, 130 में भी ख़रीदा हुआ है, इवन 100 रुपये पे भी ख़रीदा हुआ है। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर आया वो जब एंट्री लेना चाहता है तो वो पूछता है कि ये जी मैं इसको महंगा तो नहीं ख़रीद रहा या ये अपनी फेयर प्राइस पे है कि नहीं है। तो उसमें मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें मैं 4 आवर के चार्ट पे हमेशा चार्ट बनाता हूं और उसमें 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूं, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सपोर्ट 1 हमेशा वो वाली सपोर्ट होती है जिस पे ट्रेडर बैठा होता है जो कि कैपिटल गेन के लिए कोशिश करता है, सपोर्ट पे बाय करता है और देन उसको रेजिस्टेंस के पास जाके सेल करता है। सपोर्ट 1 हमेशा आपने मेरी वीडियोस में कंसीडर करनी है कि यहाँ पे ट्रेडर बैठा हुआ है। और सपोर्ट 2 पे प्योरली इन्वेस्टर बैठा होता है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब जो सपोर्ट 3 पे जो एग्जेक्टिव बैठे होते हैं ना वो कभी भी नहीं अपनी फेयर प्राइस को नीचे आने देते। तो सपोर्ट 3 जो हमारे पास होती है ना किसी भी कंपनी की, जो मैं निकालता हूँ 4 आवर के चार्ट पे, वो बहुत सेफ़ होती है। उससे नीचे कंपनी का शेयर नहीं आएगा, ये मेरा यकीन होता है। और मैंने ये हर दफ़ा आजमा के देखा है क्योंकि सपोर्ट 3 पे जाके एग्जेक्टिव के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते रिटेलर, क्योंकि उस पर एग्जेक्टिव अपने पैसे लेकर आ जाते हैं ताकि उस शेयर के जो उस वक्त की प्राइस होती है उसको मेनटेन किया जा सके। तो मेनली हमारे पास रेजिस्टेंस जो
आएगी इसकी वो 215 रुपये की आएगी। अगर इसने इसको क्रॉस किया तो फिर हम ऑल टाइम हाई या न्यू हाई की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप स्पोर्ट 2 का वेट करेंगे, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं फिर तो आपको स्पोर्ट 1 पे ही बाइंग करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सबका।